नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं और जानते हैं एक बिंदु आवेश या एक से अधिक बिंदु आवेशों के विद्युत क्षेत्र किस तरह से गणना की जाती है। शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र माध्यम के अंदर वो गुण है जहां जब हम दूसरा आवेशित कण रखते हैं तो उस आवेशित कण पर विद्युत बलों की अनुभूति होने लगती है। ऐसे माध्यम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ताकत है उसका मापन रखे गए आवेश पे बल की मात्रा का मापन करके किया जा सकता है और हम कहते हैं कि किसी आवेश पे अगर F बल लगे तो बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अगर रखा गया आवेश 1 कूलाम हो तो जो न्यूटन में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम में हो जाएगी। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए 1 कूलाम का परीक्षण आवेश रखते हैं, वो 1 कूलाम का परीक्षण आवेश इतना तीव्र मान का आवेश है कि वो स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो मूल आवेशों के विद्युत क्षेत्र को बदल सकता है और मापन में त्रुटियां पैदा कर सकता है। इसलिए हम मापन के लिए जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो छोटा होता है और धन प्रकृति का होता है। तो अगर छोटे धन प्रकृति के परीक्षण आवेश जिसका मान शून्य तुल्य है उस पर अगर बल F लगे तो बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और हम परिभाषा अनुसार कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में अगर नापा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई न्यूटन पर कूलाम हो सकती है और इसे ज्यादा प्रचलित तरीके से हम वोल्ट पर मीटर में नापना पसंद करते हैं, जहां वोल्ट विभव की इकाई है और एकांक लंबाई पर आने वाला विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई ज्यादा प्रचलित वोल्ट पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और ये धन परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल की दिशा लगेगी उसी दिशा में होगी। अगर एक स्रोत आवेश धनात्मक मान का है तो धनात्मक आवेश परीक्षण धन आवेश को जब प्रतिकर्षित करेगा तो जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में धन आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा। इसी तरह से अगर स्रोत आवेश ऋण आवेशित है तो वो धन परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इसी आकर्षण बल की दिशा में इस ऋण स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और वो क्षेत्र में रखे हुए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा में अपनी दिशा रखती है। किसी माध्यम में एक धन स्रोत आवेश कैपिटल Q से R दूरी पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो परीक्षण स्थल पर हम एक छोटा धन परीक्षण आवेश रखते हैं और उस परीक्षण आवेश पे कूलॉम के नियम के अनुसार लगने वाला बल K पहला स्रोत आवेश, दूसरा परीक्षण आवेश, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती और माध्यम की विद्युतशीलता भी यहाँ व्युत्क्रम क्रम में आ जाएगी। बल एक सदिश राशि है और दोनों समान प्रकृति के आवेशों में जो प्रतिकर्षण का बल है उसकी दिशा धन धन का गुणा भी धनात्मक चिन्ह रखेगा तो ये दिशा धनात्मक R दिशा या बाहर की तरफ हो गई है और जिस दिशा में एक धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और तीव्रता का मान बल के मान में आवेश Q का भाग देने पर अगर हम गणना करें तो वो साफ जाहिर हो रहा है वो स्रोत आवेश के समानुपाती है। स्रोत आवेश से परीक्षण स्थल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी माध्यम की विद्युतशीलता की व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धन परीक्षण पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है। तो हम पाते हैं कि ये दिशा एक धन स्रोत आवेश के लिए +R डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई है और यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ आ सकती है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करती है। ये एक परीक्षण स्थल का मापन हो गया है और अब अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वोल्ट पर मीटर है और वहां हम कोई Q' आवेश रखेंगे तो उस Q' आवेश पर लगने वाला बल F' विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परीक्षण आवेश के गुणा से प्राप्त हो सकता है Q'E। और अगर मैं इसी स्थल पर जो स्रोत आवेश +Q से R दूरी पर है अगर एक ऋण आवेश रखूं तो मैं पाता हूं कि धनावेश की बजाय ऋण आवेश पे बल की दिशा आकर्षण के कारण विपरीत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे इस विपरीत दिशा के साथ विपरीत प्रकृति के आवेश का जब मैं भाग दूंगा तो मैं पाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पूर्ववत रहेगी और विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा परीक्षण आवेश पे निर्भर नहीं करेगी और हम कह सकते हैं कि एक धन
परीक्षण आवेश पे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और एक ऋण परीक्षण आवेश के लिए बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उल्टी होती है और एक धनात्मक स्रोत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आर दिशा में बाहर की तरफ होगी। यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी है कि स्थिर वैद्युतिकी में एक बल अनुक्रिया के लिए स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वहीं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाने के लिए केवल स्रोत आवेश की आवश्यकता रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाने के लिए परीक्षण आवेश की आवश्यकता नहीं है। किसी बिंदु स्रोत आवेश का आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र आवेश के समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और वो माध्यम की विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती है। और एक जगह जो एक आवेश का विद्युत क्षेत्र का योगदान है वो दूसरे समीपवर्ती आवेशों की ध्रुवता, मान या स्थिति पर निर्भर नहीं करता है और किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनाने के गुणों में रेखीयता और द्विदिशी प्रवृत्ति है। अर्थात अगर हम आवेश के मान को m गुना कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी स्थान पे m गुना हो जाएगी और अगर आवेश की ध्रुवता उल्टी कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाती है। हम इस आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के गुणों को अध्यारोपण सिद्धांत में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी एक स्थान पे एक से अधिक आवेशों की उपस्थिति के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसे हम अलग अलग स्रोत से परीक्षण स्थल पर जो विद्युत क्षेत्र के योगदान बन रहे हैं, जो केवल एक आवेश को एक बार कार्यरत मानकर और शेष अन्यों को उस समय भुलाकर हम प्राप्त करेंगे, उन्हें सदिश रूप से जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ Q1, Q2, Q3 और Q4 चार आवेश हैं जो क्रमशः इस बिंदु आवेश से R1, R2, R3, R4 दूरियों पर हैं। दो धनावेश Q1 और Q3 जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ और दो ऋण आवेश जोड़ने वाली रेखा में स्रोत आवेश की अनुदिश यहाँ विद्युत क्षेत्र के योगदान कर रहे हैं। और इन योगदानों को निकालते समय हम जब इस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालने हैं तो वो KQ1 एप्सिलॉन R1 स्क्वायर हो गया है और इस गणना करते समय हमें Q2, Q3, Q4 की उपस्थिति को नजरअंदाज कर देना है। इसी तरह से हम Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड E4 जब अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन सब का सदिश योग हमारा वो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा जो चारों आवेश मिलकर इस स्थान पर बना रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे हुए धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जब हम एक से अधिक आवेशों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता योगदान को सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण सिद्धांत से निकाल रहे होते हैं तो हमें ये एक सदिश योग करना होता है और सदिश योग के लिए सदिश की दिशा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हमें किसी परीक्षण स्थल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप से आरेखित करना है तो उस सदिश की पूंछ को परीक्षण स्थल पर बनाया जाता है और जो शीर्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को स्रोत आवेश की प्रवृत्ति के अनुसार प्रदर्शित करेगा। अगर Q1 एक धन स्रोत आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की ओर यहाँ चित्रानुसार हो गया। इसी तरह से इस ऋण स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र जब तीर से बनाया जाता है तो तीर की पूंछ को पुनः परीक्षण स्थल पर रखते हुए तीर का शीर्ष अंदर की ओर स्रोत ऋण आवेश की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से स्रोत धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, स्रोत ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आ जाएगा। अब ये जो सदिश हैं इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो एक सदिश के सिर पे दूसरे सदिश की पूंछ रखते चले जाएंगे और पहले सदिश का पूंछ और आखिरी सदिश की शीर्ष को जोड़कर हम परिणामी सदिश ज्ञात कर लेंगे। इस सरल उदाहरण की मदद से आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक सदिश राशि है उनका अध्यारोपण किस तरह से किया जाता है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ दो स्रोत आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 हमें दिए हुए हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर एक बीच में बिंदु A, एक Q2 के दूसरी तरफ बिंदु B और एक Q1 के दूसरी तरफ बिंदु C हमें दिया हुआ है, जहां हमें दोनों आवेशों से उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार हम एक बार केवल एक आवेश को कंसीडर करते हैं। अगर हम Q1 आवेश
को कार्यरत माने, Q2 को उस समय बुला दें, तो Q1 का A स्थिति पे विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ E1 होगा। इसी तरह से B स्थिति पे विद्युत क्षेत्र मान में कम हो जाएगा क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, लेकिन बाहर की ओर ये स्थिति में होगा। इसी तरह से C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ नजदीक है ये बिंदु C Q1 से, तो कुछ अधिक मैग्नीट्यूड का विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा। जिस समय हम Q1 का योगदान अलग अलग स्थानों पर A, B और C पर निकाल रहे हैं, हमने Q2 की उपस्थिति को नजरअंदाज किया। अब हम इन्हीं स्थितियों पर Q2 आवेश के योगदान को ज्ञात कर सकते हैं और Q2 जो कि एक धनावेश है वो A बिंदु पर बाहर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र E2 बनाएगा। यहाँ B स्थान पर उसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ ये E2 हो गया है और C क्योंकि Q2 से काफी दूर है तो ये योगदान कुछ कम मान का होगा, लेकिन बाहर की तरफ चित्रानुसार होगा। अब आप देखिए Q1 का मान अधिक है, Q2 का मान कम है और इस स्थान पर E1 योगदान अधिक है, E2 कम है, दोनों विपरीत हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 और E2 का अंतर होगा। और अगर हम Q1 और Q2 को जोड़ने वाली रेखा पर छोटे आवेश के नजदीक कोई ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि E1 और E2 के मान विपरीत और बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा और वहां विद्युत उदासीनता होगी और अगर वहां किसी आवेश को रखा जाएगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। और एक उपयुक्त मान का ऋण आवेश अगर यहाँ रखें तो हम Q1 और Q2 पर भी परिणामी विद्युत बल को शून्य पा सकते हैं और ऐसी स्थिति में Q1, Q2 और तीसरे ऋण आवेश का तंत्र साम्यावस्था में हो सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि C बिंदु पे Q1 का विद्युत क्षेत्र और Q2 का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ आपस में एक ही दिशा में होकर जुड़ जाएंगे। यही स्थिति B पर भी हम पाएंगे, तो आप पाएंगे कि इन दोनों आवेशों के दोनों तरफ परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण में एक स्रोत आवेश धनात्मक प्रवृत्ति का है और दूसरा स्रोत आवेश ऋण प्रकृति का है और हमें दोनों को जोड़ने वाली रेखा पे बीच में कोई पॉइंट A, Q2 के दूसरी तरफ बिंदु B और Q1 की दूसरी तरफ बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र गणना करनी थी। और सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करते समय हम एक समय में एक स्रोत के विद्युत क्षेत्र योगदान देखते हैं और इस तरह से जो सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र योगदान होते हैं उन्हें सदिश रूप से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि परीक्षण स्थल दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश हैं, तो दोनों आवेशों के जो विद्युत क्षेत्र योगदान है वो एक ही दिशा में आने पर जुड़ जाएंगे और विपरीत दिशा में आने पर आपस में घट जाएंगे। जरा Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड योगदान देखते हैं। Q1 एक धन परीक्षण आवेश है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E1, बाहर की तरफ B पर भी E1 और C बिंदु पर भी Q1 से परे E1 हो गया है। यहाँ Q2 एक ऋण आवेश है और ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो A बिंदु पर E2 योगदान है Q2 का। इसी तरह से B बिंदु पर जो अंदर की तरफ योगदान है वो E2 आ गया है और इसी तरह से C बिंदु पर Q2 की तरफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। अब अगर हम Q1 और Q2 के बीच में ये बिंदु A देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड योगदान एक ही दिशा में होने पर आपस में जुड़ जाएंगे और परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य नहीं होगा। अगर Q2 का मान अधिक है तो ये जो B स्थिति है वहां Q2 के नजदीक होने और Q2 का मान अधिक होने से जो E2 की मान है वो हमेशा E1 से ज्यादा होगा और इन सभी स्थितियों पे परिणामी विद्युत क्षेत्र E2 और E1 का अंतर E2 की तरफ Q2 चार्ज की तरफ होगा। वहीं जो C स्थान है वहां पर अगर आवेश Q1 के काफी करीब है तो E1 का मान E2 से ज्यादा हो सकता है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 हो सकता है। और अगर हम दूर जाएंगे तो किसी एक स्थान पे दूरी के साथ E1 का मान घटेगा तेजी से और E2 का मान कम तेजी से घटेगा और दोनों मान जब आपस में बराबर और विपरीत हो जाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। तो हम पाते हैं कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य छोटे मान के आवेश की दूसरी तरफ किसी स्थान पर प्राप्त हो सकता है। कुछ संख्यात्मक उदाहरण हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो में इन्हें और अच्छी तरह से समझा देंगे। उम्मीद है इस जानकारियों से परिपूर्ण लर्निंग वीडियो से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ होगा और आप दो आवेशों के कारण उन्हें जोड़ने वाली रेखा पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र योगदान को अध्यारोपण की मदद से परिणामी विद्युत क्षेत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं ये समझ भी आपकी बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपकी फिजिक्स की समझ में सुधार होगा, आपकी परीक्षाओं में सफलताएं ज्यादा आसान बनेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।